कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जिंदगी हर एक पल मुझको एक उम्दा सबक सिखाती है, मुझे होती है जब कभी मुश्किल वही रास्ता दिखाती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से दो चार रही निशाने अपनी जिंदगी में कई आयाम देखे। कभी जिंदगी बहुत खुशगवार तो कभी दुश्वारियों से भरी हुई। निशा लांबा एक ऐसा नाम जो आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लोगों को खुश करना, हंसाना और एंटरटेन करना निशा की जिंदगी का जैसे मकसद हो गया है। कैसे कोई खातून अपनी मायूसी को ही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानकर चली और कामयाब बनी, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है निशा लांबा। न जाने कितने खट्टे मीठे तजुर्बात से गुजरती हुई हिंदुस्तान की कितनी ही खवातीन के लिए एक मिसाल बनी है निशा लांबा। निशा लांबा, इतना बड़ा नाम, आपकी बेटी, आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है एक माँ होने के नाते, और एक मतलब एक लड़की के साथ साथ मतलब उसने बहुत ही मेहनत की है। ये सब लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, और वो अपने बच्चियों को भी बहुत ही स्ट्रगल सिखा रही है, बहुत ही मेहनत से वो यहाँ पहुँची है। मैं माँ होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल हालात ना आए हों। ऐसे मुश्किल हाल में, बुरे हाल में जब वक्त बुरा चल रहा है तो बहुत से लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन उसी हाल में, ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग निखर जाते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला है, हिम्मत है, तो दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं निशा लांबा। एक जाना पहचाना नाम है। आप ब्यूटी केयर, साथ में आपका हेयर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट, और उसके साथ ही आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और भी बहुत कुछ। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। निशा लांबा, आपका हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, मेहरबानी करम आपका। जय माता दी। निशा, आप एक ब्रांड बन चुकी हैं, आप सोशल मीडिया स्टार नाम से जानी जाती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगता है, करम है, लोगों का प्यार है, बहुत सारी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी, मुझ पर विश्वास किया, मेरा सहारा बने। किसको अच्छा नहीं लगता इतना सारा प्यार पाके? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा निशा, अगर हम ये कहें कि आपके पास एक ऐसा पावर आ जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी की किताब से एक पन्ना डिलीट कर दें, तो वो कौन सा होगा? ऐसा कोई भी पन्ना नहीं है ज़िंदगी का जो मैं दोबारा जी ना पाऊँ, जिससे मैंने सीखा ना है। बट एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा वक्त था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए दोबारा अपनी ज़िंदगी में। वो मेरा डिप्रेशन का टाइम था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सफ़र किया, साइकोलॉजिकली मैंने बहुत सफ़र किया। तो वो अगर पन्ना मेरी ज़िंदगी से वापस कभी ना आए, डिलीट हो या ना हो, पर वापस कभी ना आए, यही मेरी एक इच्छा है। बाकी हर रिश्ते ने, हर टाइम ने, हर लाइफ की हर फेज़ ने मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया है। निशा, अभी आपके 2 बेटियां हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आप अपने बचपन में जाएं तो उसको आप कैसे याद करना चाहेंगी? कोई यादगार लम्हा, कैसी थी आप? बचपन तो सबका बहुत प्यारा होता है। मेरा बचपन भी बहुत प्यारा था। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। एक कंफर्टेबल बचपन को हम कैसे जी सकते हैं, एजुकेशन को कैसे वैल्यू कर सकते हैं, ये सब मेरे पिताजी ने किया। और कैसी थी मैं बहुत पढ़ाकू टाइप की थी, मैं बहुत डेडिकेटेड थी।
मुझे ये था कि मुझे जो करना है वो मुझे कंप्लीट करके देने का है। थोड़ी सी टॉम बॉय टाइप की भी थी मैं, लड़के टाइप की, घुसा घुसा लड़ाई वड़ाई हर चीज़ में आगे रहती थी। तो बचपन तो मेरा बहुत ही प्यारा था, बहुत ही बदमाशी वाला भी था, और माँ बाप ने मुझे एजुकेशन दिया तो बहुत एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ मेरे लिए जी। तो अच्छा बचपन था। अच्छा निशा, जैसा मुझे पता है कि आपका एक छोटा भाई भी है और छोटा भाई बहुत प्यारा होता है, तो बचपन में आपकी बॉन्डिंग उसके साथ कैसी थी और अभी कैसी है? भाई के साथ सबकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। भाई थोड़े बदमाश भी होते हैं, अपनी बहन का ध्यान रखने वाले भी होते हैं। मेरा एक ही भाई है और वो मुझे बहुत ध्यान रखता है, मेरे हर टाइम मेरे साथ रहता है। बचपन में वो मेरे साथ बदमाशी भी करता था, शरारतें भी करता था, और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो वो मुझसे छोटा होते होते भी मेरे से बड़ा बन गया। मेरा ध्यान रखता था, ये करना ये नहीं करना है। और अब हम एक मैच्योर स्टेज में मैं आ गई हूँ, तो मेरे साथ हाथ पकड़ के मेरे साथ खड़ा है एज ए पावर बिल्डर की तरह। अच्छा निशा, जैसा कि हमको पता है कि आपकी शादी बहुत पहले हो गई थी, तो शादी के दौरान मतलब शादी के बाद का सफ़र कैसा रहा, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, वो हम जानना चाहेंगे। शादी मेरी हुई थी 2008 में, और शादी को हो गया बहुत लंबा टाइम, नियर बाय 15 साल हो गया। मेरी लव मैरिज हुई थी, मैंने लव मैरिज की थी, अपने मम्मी पापा को मनाया। अब उनके साथ मैंने गुस्सा किया, लड़ाई किया, उनको मनाया, और उनके ऊपर होकर मैंने शादी की थी। तो ये लव मैरिज थी जो मेरे माँ बाप ने ही करवाई थी। कई लोगों को लगता कहीं भाग के किया था, तो भाग के नहीं किया। मेरे माँ बाप ने उनको मैंने प्रेशर दिया कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, तो उन्होंने शादी करवाई। शादी का सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है। आज निशा लांबा केवल इसी वजह से बन पाई है कि वो सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ अप एंड डाउन ज़िंदगी में आए जो मैंने उस सफ़र से सीखे। अगर मुझे कांटे नहीं मिलते तो मैं आज फूल नहीं बनती। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा शादी का। तो ये तो हुई आपकी मीठी यादें कि बहुत ही खूबसूरत यादें, लेकिन जैसा हम सबको पता है आपकी लाइफ की स्टोरी खुली किताब की तरह है, तो आपकी शादी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई थी वो हम जानना चाहेंगे। यादें तो यादें होती हैं, मीठी हों या कड़वी हों, कैसे भी यादें हों। जीवन में शादी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। वक्त से पहले ही मुझे संभलना, मैच्योरपन सिखा दिया। शादी के 15 दिन के बाद ही मुझे पता चल गया कि मैंने गलत कदम उठाया। मेरी 15 डेज़ के बाद ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, और तब मुझे एहसास हुआ ये बहुत गलत कदम मेरी ज़िंदगी का उठ चुका है, और ना ही मैं अब पीछे जा सकती हूँ, ना ही मैं आगे जा सकती हूँ। अगर मैं उस टाइम पीछे चली जाती जब मेरे को 15 डेज़ के अंदर अंदर थप्पड़ लग गए थे, अगर मैं तभी अब कदम उठा लेती और अपने घर पे अपने माँ बाप के पास पहुँच जाती तो शायद अच्छा होता। बट ये भी अच्छा हुआ क्योंकि मेरी माता रानी का करम है। मैंने शादी में हर चीज़ देखी है, मैंने कड़वाहट देखी है, मैंने एग्रेशन देखा है, मैंने मार पिटाई देखी है, मैंने डिसरिस्पेक्टफुल फॉर वुमेन देखा है, मैंने अपने आप को मजबूत करके फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है क्योंकि मुझे वहाँ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था। तो शादी में तो मैंने बहुत कुछ सीखा, और इस शादी से ही मैं इतनी जल्दी इतनी मैच्योर बनी, और मैंने सोसाइटी को देखा क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे कवर करके रखा हुआ था, दुनिया का कड़वा सच देखने नहीं दिया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा, दुनिया की कोई भी कड़वाहट मैंने नहीं देखी थी। बट शादी में मुझे सारी कड़वाहट दिखाई दी कि कैसे एक आदमी एक औरत को ट्रीट करता है, मारता पीटता है और गाली गलौज करता है। कुछ टाइम तक तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मार क्यों खा रही हूँ और किस लिए खा रही हूँ। कुछ टाइम के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मैं बेफालतू में खा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। बट ऐसा नहीं था, वो इंसान का नेचर होता है। ये मैं आप सब बहनों को भी बोलूँगी, जो कोई इंसान एक बार आपके ऊपर हाथ उठा दे तो उसको दूसरा मौका ना दे, उस रिश्ते से वहीं चले जाएं। पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 13 साल दिए उस रिश्ते को, और देने के बाद मैंने सीखा कि और बाकी जीवन नहीं देना मुझे इस रिश्ते को। फिर मैंने सोचा कि मैं अलग हो जाती हूँ क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 ब्यूटीफुल बेटी की मैं माँ हूँ। अगर बेटा भी होता तो शायद मैं और माँ खा लेती, पर बेटियाँ थी। मैं नहीं चाहती थी कल को मेरी बेटियाँ भी किसी आदमी से मार खाएं, किसी आदमी के ऊपर डिपेंड हो। मेरे जीवन में एक मेरा करता धरता मेरे पिताजी थे, जिन्होंने मेरे को हाथ का हुनर दिया, हाथ की ताकत दी।
वो मेरे लिए भगवान समान है। मैं ऐसा नहीं कहती हर आदमी गलत होता है, मेरा पिताजी मेरे लिए भगवान है, वो भी आदमी है। उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, उन्होंने मेरी हर जिद पूरी भी की, बट उन्होंने अपनी जिद भी रखी कि बेटा इंडिपेंडेंट हो, कुछ काम कर, हाथ का हुनर ले। तो मेरे पिताजी की बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ, और ये एक आदमी है जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। उन्होंने मेरे हाथ में हुनर दिया। अगर मेरे हाथ में हुनर नहीं होता, मैं अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती, कि मैं सोचती कि नहीं मुझे ज़िंदगी जीनी है, काटनी है। तो हर इंसान को राजा बनने का शौक़ है, तो क्या गलत है वो मुझे मारते पीटते हो, मैं मार खाती, वो गलत नहीं होते। मार खाने वाला गलत होता, मारने वाला मुझे नहीं लगता बहन कि गलत होता है। जो मार खाता वो गलत होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो क्या देखेंगी, क्या सीखेंगी। अगर हम एक वॉयलेंस एटमॉस्फेयर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें ये नॉर्मल लगने लग जाता है कि एक औरत का कर्तव्य ये है मार खाना, एक औरत की ड्यूटी होती है मार खाना, आदमी कभी गलत नहीं होता है। बट ऐसा नहीं होता है। तो मैंने अपनी बेटियों को, ये बहुत ठोस कदम था कि मैंने शुरुआत में इस डिवोर्स नहीं लिया, क्योंकि मैं डिवोर्स चाहती भी नहीं थी। पर 13 साल के बाद मैंने देखा मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, वो भी 12-13 साल की हो गई है, कल को उसकी भी शादी होगी, तो उसको कौन रोल मॉडल है उसके लिए? क्या उसके पिताजी उसके लिए रोल मॉडल होने चाहिए या उसकी माँ रोल मॉडल होने चाहिए? बीइंग अ लेडी मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं उसके लिए रोल मॉडल बनूंगी, वो किसी आदमी की मार नहीं खाएगी, वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लड़की बनेगी। तो ये कदम भी मैंने 13 साल के बाद लिया कि मैं अब और मार नहीं खाऊंगी, अब मैं और वॉयलेंस नहीं लूँगी, अब मैं और डिसरिस्पेक्ट नहीं लूँगी। तो मैंने ये कदम उठाया। अभी आपने बताया कि 13 साल, तो 13 साल तक एक ऐसे इंसान के साथ बिताना, तो क्या ऐसी वजह थी? क्या आप उसको बहुत प्यार करती थी? क्या ये डर था कि नहीं मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ पूरी तरह से, फाइनेंशियली भी? तो ये सोच के आप इतने साल उसके साथ गुजारती गई? जब थप्पड़ लगता है ना, वहाँ पे प्यार चकनाचूर हो जाता है, तो प्यार नहीं रहता। जब आदमी का हाथ औरत के ऊपर उठ जाएगा, तो वो सोचेगा कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, तो मैं बोल दूँ वो बिल्कुल प्यार नहीं करती आपसे, क्योंकि आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। औरत ज़बान से बोलोगे तब थोड़ा सा खटास हो सकती है, पर हाथ की मार कोई नहीं बोल सकता। कहने की बात होती है, शब्दों के खेल नहीं बोले जाते। मार भी कोई नहीं भूल सकता है। और ऐसी लड़की की मार, ऐसी लड़की को मारा जिसके माँ बाप ने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ऊंची आवाज़ में नहीं बोला, ऐसी लड़की ने मार खाई, तो प्यार तो मेरा 15 दिन में ही छुरे हो गया था। मुझे दिख गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, कि मैंने अपने पापा के ऊपर चढ़ के शादी कर ली है। उस टाइम पे मेरे पापा मम्मी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, और मैं उनको किस मुंह से बोलूँ कि मेरा सपोर्ट करो, है ना? क्योंकि मैंने उनके साथ 1 साल कंटिन्यू लड़ाई की है, हर रोज़ लड़ाई की कि मुझे इसी आदमी से शादी करनी है। तो तब उन लोगों ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। तो जिस इंसान को लगता है ना कि प्यार मोहब्बत में शादी चला दी, नहीं, मैंने सोसाइटी की उसमें शादी चलाई कि सोसाइटी है क्या कहेगी, मेरे माँ बाप को जीने नहीं देगी, मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं देंगे, और वो छुट्टे ये बोलेंगे तेरी वो थी, क्योंकि मैंने 1 साल उनको परेशान किया, तो वो छुट्टे ही मुझे ये कहेंगे ये तेरी खुद की भड़क थी, ये तूने ली है, तो हम क्या कर सकते हैं जब तू हमारा सुन नहीं रही थी। तो ऐसे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, और ऐसे सवालों के जवाब पे मैं खड़ी रही हूँ। और सोसाइटी और प्यार नहीं था, मेरा प्यार ख़त्म हो गया। सोसाइटी का डर था मुझे कि मेरी सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, कि एक रिश्ता नहीं संभाल पाई। मैंने अपना संपूर्ण प्यार दिया उस आदमी को कि ये बदल जाए। जो औरत मार खाती है वो सोचती है ना कि दोबारा नहीं मारेगा, मैं प्यार दूंगी, मैं सुधरूंगी। तो मैं बता देती हूँ, मैंने जीवन के 13 साल मार खाई है, और ऐसी कई औरतें भी होंगी जो अभी भी मार खा रही हैं, और पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। 13 साल के बाद मैं एक मैच्योर लेडी हुई, तब मुझे लगा नहीं यार मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, घर का राशन भी मैं करती हूँ, बच्चों के खर्चा भी मैं करती हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी हूँ, मैं इससे ज़्यादा मार नहीं खा सकती हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कर दिया कि हाँ बेटा तू अपने पैसे अपने बल पे खड़ी है, अपने बच्चों का कर रही है, अपने बच्चों को फाइनेंशियली स्टेबल कर रही है, तू अपना खर्चा कर रही है। तो मैंने कदम उठाया 13 साल के बाद कि नहीं, मैं अब और मार नहीं खाऊंगी। मार भी छोड़ो, मैं किसी के गलत शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। आज की डेट में मैंने अपने हस्बैंड के एक टाइम तक सुने भी थे, आज की डेट में मैं किसी के गलत ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा गया ना कि मैं पूरे दिन पार्लर में क्लाइंटों का काम करके आती और शाम को उसके शब्द सुनने पड़ते, क्योंकि वो कुछ करता नहीं था, उसके दिमाग में कीड़ा था। तो उसकी वो जो
कड़वे शब्द थे वो मैं सुनती थी। तो आज की डेट में मैं किसी की ऊंची आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करती कि नहीं मुझे नहीं सुनना भाई, मैं आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो सोसाइटी के डर के कारण एक औरत एडजस्ट करती है, प्यार में नहीं करती है। प्यार में तो वो जीती है, मर मर के एडजस्ट करती है। तो क्या यही वजह थी कि आपने अपना ये काम शुरू किया, खुद का सैलून ओपन किया? नहीं, मेरे पिताजी मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी बच्ची एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी बने, और उनके कहने के बाद मैंने सैलून का काम सीखा। जो मेरी मम्मी पापा ये सैलून रन ऑफ करते थे, हम सेक्टर 6 में अपना सैलून रन ऑफ करते थे, तो मेरे फादर और मदर के नीचे अंडर गाइडेंस में ये काम सीखा और करने लगी। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी मुझे हुनर दे रहे हैं। एक मेरी माँ मुझे एक हुनर दे रही है। मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आने वाला है जिसको काटना भी मुश्किल होने वाला था। उस वक्त को लम्हे को गुजारने के लिए मैं सैलून इंडस्ट्री में घुसी और यहाँ पे आई, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले, और ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी हुआ जिससे मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, अपने बच्चों का खर्चा उठा सकती हूँ और अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर सकती हूँ। तो ये मेरे पिताजी का कदम था जिन्होंने कहा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की बनो, और उसके बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। और मुझे नहीं पता था कि आगे चल के फ्यूचर में मुझे इसकी इतनी नेसेसिटी पड़ेगी कि मुझे अपने बच्चों का, अपना सबका करना पड़ेगा। अच्छा निशा, अभी आपको ना जाने कितने लोग देख रहे होंगे और ऐसी बहुत सी वेमेंस होंगी जो आपकी ही तरह की कहानी से गुजर रही होंगी, उनकी भी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स होंगे। तो कितना ज़रूरी है एक औरत को, एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना? इतना जितना प्यासे को पानी की प्यास है ना, इतना ज़रूरी है। जैसे लड़का इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रॉन्ग है, वो क्यों ताकतवर कहलाता है? क्योंकि वो काम करता है, इंडिपेंडेंट पूरे परिवार को पालता है। ऐसे ही एक औरत को भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। बात यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा खर्चे की नहीं है, बात यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की है। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, बल्कि मैं तो कहूँ ऐसी बहुत औरतें हैं जिन्होंने मुझसे भी बहुत ज़्यादा दुख देखा होगा। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा दर्दनाक ज़िंदगी जी होगी, बट उसके बाद भी वो एडजस्ट कर रही हैं। मेरा केवल एक ही कहना है ऐसी बहनों से, बहन इतने साल हो गए, अगर वो नहीं सुधरा तो आप क्यों नहीं सुधर रही हो? अब आपकी गलती है। अगर अभी भी आप मार खा रही हो तो एक बार हिम्मत करके इंडिपेंडेंट तो बनो, स्ट्रांग तो बनो। आपको 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी पेट भर देगी। ऐसा नहीं है सबके बड़े शौक होते हैं, इज्जत की 2 वक्त की रोटी भी भर देगी। बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बहन मैं एक और बात बोलूँगी, जितना एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है, उसके पीछे मैं आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत हूँ, बट मेरे पीछे मेरे माँ बाप का सपोर्ट है। तो सब औरतों को मैं ये बोलूँगी कि अपने माँ बाप के साथ रहो, उनकी रिस्पेक्ट रखो, पर प्लस माँ बाप को भी अपनी बच्चियों का साथ देना चाहिए। वो कहते हैं बच्ची जाएगी डोली में, आएगी अर्थी में, ये बहुत गलत कस्टम है। अगर आपकी बच्चियों को आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, मेरे को मेरे माँ बाप का सपोर्ट था, मैं बिल्कुल बोलूँगी। मेरे पिताजी ने मेरे पे हाथ रखा कि हमें सोसाइटी मैटर नहीं करती, हमें हमारी बेटी पे मैटर करती है। तो मैं हर माँ बाप को बोलूँगी कि अपनी बेटी को बोलो, बेटी हम तेरे साथ हैं। इससे बेटी स्ट्रॉन्ग फील करेगी, दूसरे पराए घर में जाके भी स्ट्रॉन्ग फील करेगी, और उसके साथ उसको इंडिपेंडेंट भी करो। और हर बहन को बोलूँगी, बहन अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई तो अपनी बेटियों की ख़राब मत होने देना, है ना, क्योंकि हर इंसान को यहाँ पे राज करने की आदत है। अगर आप नौकर बनोगे तो वो नौकर ही बना के रखेगा। निशा, वैसे आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और कहते हैं कि इस स्माइल के पीछे का दर्द कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी स्टोरी तो खुली किताब है, सब जानते हैं। और आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, तो कहाँ से ये हुनर आया आप में? थैंक यू वेरी वेरी मच, आपको मेरी स्माइल अच्छी लगी। इस स्माइल के पीछे लाखों लोगों की दुआ है। आज जो मैं ये मुस्कुरा रही हूँ, इस स्माइल को देने वाले लाखों लोग हैं जो मुझे स्माइल देते हैं। और ये आपने सच कहा कि मुझे डांस म्यूज़िक अच्छा लगता है। मैं एज़ पर मेरी राशि में एक पाइसेस हूँ, मतलब 17 मार्च को मैं पैदा हुई तो पाइसेस में राशि आती है। और ऐसा कहा जाता है कि पाइसेस लोग बड़ी काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। हाँ, मैं अपने काम के अलावा मेरी एक दुनिया अलग है जो काल्पनिक दुनिया है, जिसमें मैं बहुत खुश रहती हूँ, जिसमें डांस है, म्यूज़िक है, और हंसना है, गाना है, खेलना है, हर मोमेंट को एंजॉय करना और हर मोमेंट को जीना है। हाँ, रो भी लेते हैं उस मोमेंट में, क्योंकि वो हमारी दुनिया है जिसमें खुशी और गम, तीखा और मीठा दोनों होता है। बट इस मुस्कुराहट के पीछे वो सारे लाखों लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं।
निशा, क्योंकि मैं आपके वीडियोस देखती रहती हूँ, मैं खुद आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैंने आपके कमेंट्स जो लोगों के आते हैं वो पढ़ा है, उसमें बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? जीवन का फ़लसफ़ा है, जब भी हाथी चलता है चींटियाँ बोलती हैं। हेटर्स की परवाह मैं नहीं करती हूँ, मुझे बनाने वाले मेरे लवर्स हैं। हेटर कभी भी किसी को नहीं बनाता है, तो लवर्स हैं जो मुझे बनाते हैं, और हेटर्स बोलते रहेंगे, मुझे परवाह नहीं है उनकी। हाँ, मैं उनका ध्यान ज़रूर रखती हूँ, क्या पता कोई ऐसा पॉइंट है जो वो मुझे बताना चाह रहे हैं और मैं उसका ध्यान नहीं रख रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मोटी जब वो मुझे कमेंट करते हैं, हाथी मोटी ऐसे कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है हाय वेट बढ़ रहा है, थोड़ा घटा लेती हूँ। तो मैं बस आपसे यही देखती हूँ कि आप मेरी क्या नेगेटिव पॉइंट है जिसको मैं देख नहीं पा रही और आप देख पा रहे हैं, और उसको मैं सुधार सकूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जीवन में अपने आप को एक्सेप्ट तो करो कि आप कैसे हो। मतलब अगर मैं मोटी हूँ तो ऐसा नहीं है कि क्या दिक्कत है मोटे होने पे, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया मैं मोटी हूँ, बट इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी है, अपने आप को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो अपने आप पे पॉलिश भी करो, इंस्टेड ऑफ दैट कि ओ मुझे बोलना मत, ये रेसिस्ट है, तू मोटी है। बट आप एक्सेप्ट करो, हाँ जी मैं मोटी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अपने शरीर से, मुझे अपनी बॉडी अच्छी लगती है। बट अगर आपको सच्ची में वो बॉडी अच्छी लगती है तो उसको इम्प्रूव करना भी आपकी ड्यूटी बनती है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर द इम्प्रूवमेंट, नॉट फॉर द एडजस्टमेंट। अच्छा निशा, कोविड के दौरान सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी और उन 2 सालों में नो डाउट आपके सैलून इंडस्ट्री को तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा, तो वो कैसे बीता वो 2 साल? ये सच है कि कोविड में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी, हम काफ़ी ज़्यादा, हमारी इंडस्ट्री को, ब्यूटी इंडस्ट्री को सफ़र हुआ, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी इंडस्ट्री ने सफ़र किया, लॉसेस आया। वही दौर था जब मैंने अपने और पराये की जान पहचान की कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। उससे पहले तो सब कुछ चला ही रहे थे, एडजस्ट कर ही रहे थे। जब हाथ में पैसा नहीं होता ना, तब पता चलता है कि किसका हाथ आपके सर पे रखा और किसने हाथ को हाथ से छोड़ा, है ना। इस टाइम पे मेरे पिताजी उभर के आए मेरे लिए भगवान की तरह, और वही टाइम था जब हम सेपरेशन पीरियड में चल रहे थे, और कई अपने और पराये मैंने देखे जिनकी मुझे उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी, बट वो नहीं खड़े थे। तब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, तब केवल पिता ने हाथ रखा था सर पे। तो कोविड का टाइम बहुत टफ था, और कौन कहता है कि पैसा नहीं बोलता है, पैसा तो बोलता है। जब हाथ में 2 रुपये नहीं थे, बच्चों की फ़ीस पे करने की सैलरी नहीं थी, उस टाइम पे मैं अकेली थी। और उस टाइम के बाद वो सब देख के पत्थर बन के फिर दोबारा काम शुरू किया। तो बहुत टफ टाइम था वो। ये तो आपका चुलबुलाता रूप है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तकलीफ़ें आपने देखी और अप एंड डाउन्स देखी, पर ऐसी एक बात है जो दुनिया बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं। वो क्या है, मैं बता दूँ? आपको गुस्सा बहुत आता है, वो कैसे? हाँ, ये आपने बिल्कुल सच बोला कि मेरा अच्छा रूप के साथ मेरे अंदर नेगेटिविटी भी है, कोई कंप्लीट नहीं है इस दुनिया में। हाँ, मुझे गुस्सा आता है, पर मैं गुस्सा तभी करती हूँ जब मुझे कोई चीज़ गलत लगती है। जैसे मैं खुशी एक्सप्रेस कर देती हूँ, मैं अपनी बातें एक्सप्रेस कर देती हूँ, मैं अपना रोना एक्सप्रेस कर देती हूँ, मैं अपना हंसना एक्सप्रेस कर देती हूँ, ऐसे मैं अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस कर देती हूँ। जो मुझे लगता है कि अनएथिकल है, अनएक्सेप्टेबल है, उस चीज़ पे मैं हमेशा एक्सप्रेस करूँगी। ये मेरा नेचर है और मैं इसको नहीं छोड़ सकती। गुस्सा मुझे आता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। इवन मुझे फ्रस्ट्रेशन भी होती है, पर मैं एक झटके में नहीं करती। मैं उस इंसान को 2-3 बार समझाती हूँ, प्यार से, मोहब्बत से। नहीं समझता तो बाद में निकल जाता है गुस्सा। थोड़ा सा खून का उबाल है मेरा, और यही गुस्सा मुझे यहाँ तक लेके आया है। ये गुस्सा मुझे मेरे से भी है कि मैंने वो कदम क्यों उठाया, मैंने अपने माँ बाप को क्यों परेशान किया। ये गुस्सा मुझे खुद से भी है, और इस गुस्से की वजह से आज मैं 24-24 घंटे मेहनत करने की कैपेसिटी रखती हूँ। तो मेरे को मेरे गुस्से का पता भी है, साइड इफ़ेक्ट भी पता है, और उसका फ़ायदा भी मुझे पता है। ये गुस्सा मेरे लिए एनर्जी है कि मैं कभी ना रुकूँ। निशा, हमने तो बहुत सारी बातें कर ली, खट्टी मीठी हर तरह की। अब हम जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपनी दोनों बेटियों को एक उज्जवल भविष्य देना, उनको स्टेबल करना, यही बस मेरा फ्यूचर प्लान है, और कुछ प्लान नहीं है। और जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास ना तोड़ना, और तो सब माता रानी की दुआ है, वो जो देंगी झोली फैला के ये फ़कीर ले लेगा। फ्यूचर में तो आपके 2 एल्बम भी शामिल हैं, वो आपने नहीं बताया, क्यों? कुछ चीज़ें छुपा के भी रखनी होती है, सारा पिटारा कैसे खोल दूँ। यस, कुछ प्लान चल रहा है, और माता रानी से दुआ करें, आप भी दुआ कीजिए मेरे लिए
ताकि वो सक्सेसफुल हो। बट बीइंग अ आर्टिस्ट, ये मेरी, जैसे मैं अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान कर रही हूँ, ये मेरे अंदर की एक चाहत है जो मैं जीना चाहती हूँ। तो कुछ आने वाला है, वेट एंड वॉच, अपनी दुआ दीजिए। निशा, वाकई आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और मैं ये चाहूँगी अभी जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो केवल यही देना चाहूँगी, पढ़ा लिखा होना तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो जो अच्छा और बुरा पहचान सको, पर उसके साथ साथ हाथ का हुनर भी होना ज़रूरी है। शादी एक पवित्र बंधन है, ऐसा नहीं है कि सबके जीवन में खड़वाहट होगी, बट हाँ, उससे पहले अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दो, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है उस टाइम पे ना फ्यूचर दिखता, ना परिवार दिखता, बस प्यार दिखता है, और कुछ टाइम के बाद वो प्यार छूमंतर हो जाता है। तो मैं बस ये कहूँगी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने बेटा और बेटी के हाथ में हुनर ज़रूर दो कि कल को कुछ भगवान ना खालसा ऐसी सिचुएशन उनको फेस हो तो वो एडजस्ट ना करे, वो निशा लांबा की तरह स्टैंड अप करे। दैट्स ऑल। निशा, वाकई आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने जाना इंसान में अगर हिम्मत है, हौसला है तो दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसके साथ साथ दूरदर्शन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये सम्मान दिया, इतने बड़े लेवल पे मुझे स्टैंड अप किया, मोटिवेट किया। बहुत टाइम के बाद मैंने अपने दिल की बात कही और इतनी प्यारी टीम के साथ कही। थैंक यू दूरदर्शन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी निशा लांबा, जिनके अभी तक की ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमने जाना। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।